लहरों के नीचे एक ऐसी दुनिया है जिसा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुचलाने वाले दबाव और अनंत अंधकार का एक साम्राज्य। आपको लगाता है कि आप जानते हैं कि दर क्या होता है, लेकिन आप नहीं जानते। आपको कभी भी 7 से 1000 फीट नीचे स्टील के डिब्बे में हीलियम ऑक्सीजन के मिश्रण में सांस लेते हुए नहीं रहना पड़ा, जिसा से आपकी आवाज कार्टून चूहे जैसी कर्कश हो जाती है। क्या उन लोगों के लिए एक नौकरी है जिन्होंने सब कुछ देखा है, जिन्होंने तनख्वाह के लिए अपने तनमन को तूतने की हद तक धकेला है? मेरे लिए यही मेरा पूरा वयस्क जीवन रहा है। मैं एक संतृप्ति गोताखोर हूं और मैंने ऐसी चीजें देखी हैं जो आपकी वास्तविकता को चकानाचूर कर देंगी। आप एक तेल रिग, एक तैराते शहर पर महीनों बिताते हैं, लेकिन आपा का असली घर एक दबावयुक्त प्रणाली है। एक छोटा सा कक्ष जो आपकी दुनिया बन जाता है। खतरा निरंतर बना रहता है। एक गलत अनुमान, एक छोटी सी भूल, और जिस हवा में आप सांस लेते हैं वही आपके शरीर को अंदर से बाहर तक चीर देगी। विसंपीड़न बीमारी कोई मजाक नहीं है। दर्द अकल्पनीय है, परिणाम अक्सर घातक होता है, लेकिन यही वह समझौता है जो आप गहरी के साथ कराते हैं। आप इस जीवन के लिए अपने एक हिस्से का बलिदान कराते हैं, यह जानते हुए कि यह किसी भी क्षण आराम की मांग कर सकता है। आप जोखिम स्वीकार कराते हैं क्योंकि आपको विश्वास है कि आप पहले से ही उस तरह के व्यक्ति हैं जो इसे संभाल सकते हैं। अब और गहरी में जाएं। इस क्षेत्र के साथ एक खास तरह का अजीबापन जुदा है। वो चीजें जो समुद्र में बिताया गया पूरा जीवन आपकी यादों में बसा देती हैं। मछलियां जो किसी अलौकिक प्रकाश से चमकती हैं। ऐसे जीव जो आपा के द्वारा सीखे गए हर जैविक नियम को चुनौती देते प्रतीत होते हैं। मैंने मछलियों के इताने घने झुंड देखे हैं जो सूरज को ढक लेते हैं, और कार जिताने बड़े स्क्विड भी। मैंने पुराने जहाजों के मलाबे के भूत देखे हैं, और रसातल की खामोश मनमोहक सुंदरता भी। यह नौकरी आपको बदल देती है। आपको दुनिया के सबा से छिपे रहस्यों का पर्यवेक्षक बनाती है। यह उन लोगों के लिए है जो शांति में एक अजीब सी शांति पाते हैं, लेकिन यह उस शांति से अलग है जो आप सतह पर महसूस कराते हैं। यह एक भारी शांति है, एक ऐसा सन्नाटा जो खाली नहीं है, बल्कि उन सभी चीजों से भरा है जो कभी वहां खो गई थीं। आप इसे अपनी हड्डियों में महसूस कराने लगाते हैं। किसी और चीज की एक निरंतर धीमी सी गुनगुनाहट, और आप ईसा के साथ जीना सीख जाते हैं। इस भयावहता को अलग अलग हिस्सों में बांटना, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन यह तो बस सतही बात है। यही सब कुछ बदल देता है। सच तो यह है कि मेरी सचेत धारणा यह थी कि मैं बस एक इंसान हूं जो एक खतरनाक काम कर रहा हूं। अपनी छोटी सी आंतरिक दुनिया में जी रहा हूं। मैं गलत था। नजर रखे जाने का, अकेले ना होने का एहसास एक ठंडी धारा की तरह अंदर घुसाने लगाता है। शुरुआत में आप इसे नजरअंदाज कर देते हैं। मन वहां चालें चलाता है। दबाव, अकेलापन, ये सब आपा को जकड़ लेता है। लेकिन यह सिर्फ मन की चाल नहीं थी, यह एक उपस्थिति थी। आपा को अपनी रोशनी की परिधि में एक झिलामिलाहट दिखाई देती, एक परछाई जो बहुत तेजी से, बहुत सोच समझ कर चलाती है। आपा को एक ऐसी आकृति दिखाई देती जो बिल्कुल सही नहीं होती, एक ऐसा साया जो भौतिकी के हर नियम को चुनौती देता है जिसे आपने कभी जाना है। ईसा की शुरुआत फुसाफुसाहटों से होती है, एक चुने हुए लक्ष्य होने के एहसास से। कल्पना या बिलागाम हो जाती है। जहां कोई राक्षस नहीं है, वहां राक्षस पैदा कर देती है। कम से कम आप खुद से तो यही कहते हैं। लेकिन एहसास ही कुंजी है, और मेरे एहसास ने मुझे बताया कि कुछ बहुत ही गलत था। इसी बढ़ी हुए जागरूकता की अवस्था में आपा को एहसास होता है कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है। यह एक सक्रिय शक्ति है, एक ऐसी इकाई है जिसा की अपनी इच्छा शक्ति है, अपने नियम है। आपके वहां से, आपके हेलामेत से निकाल आने वाला प्रकाश सिर्फ अंधेर को रोशन नहीं कराता, यह चीजों को उसामे से बाहर खींच जाता है।
वे चीजें जो आपकी वास्तविकता से बहुत अलग वास्तविकता में रहती हैं और वे आपको नोटिस कराते हैं। वे जिज्ञासु हो जाते हैं। गहरे समुद्र का शांत भारी वातावरण एक प्रतीक्षालय बन जाता है, एक ऐसी जगह जहां कुछ बस अपना समय बिता रहा है। आप उन्हें चक्कर लगाते दिखाते हुए महसूस कराते हैं। यह एहसास आपकी त्वचा से चिपा के मकड़ी के जाले जैसा है, एक फुसाहट जो आपके हेलामित के पार भी आपकी गर्दन को छूती है। एक व्यामो आपके भीतर गहरी से घर कराने लगाता है, एक निरंतर कचोताता हुआ सवाल। क्या होता है जब जिज्ञासा किसी और चीज में बदल जाती है? जब मूक दर्शक तय कराते हैं कि वे सिर्फ दिखाने से ज्यादा कुछ चाहते हैं, और जो मैंने देखा वह सिर्फ अजीब नहीं था, यह मेरे द्वारा ज्ञात हर प्राकृतिक नियम का उल्लंघन था। यह कुछ ऐसा था जो बहुत पुराना सा लगाता था। यह एहसास था कि आप एक असामान्य व्यक्ति हैं, एक ऐसी जगह के घुसापैठिए जो आपको नहीं चाहती थी। और सबा से बुरी बात यह है कि जितना आप गहरे में जाते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि खतरा दबाव, ठंड या उपकरण उनका खराब होना नहीं है। असली डर तो यह जानना है कि आप उनके इलाके में हैं, कि आप उनके समय पर हैं, और जब वे आपको चाहेंगे तो वे आपको पालेंगे। क्योंकि यहाँ जो शक्ति है वह निगमों, सरकारों या सतह पर मौजूद लोगों की नहीं है। असली शक्ति तो रसातल में है, एक ऐसा अंधेरा जो खाली नहीं है बल्कि उन चीजों से भरा है जो आपके जैसे किसी व्यक्ति का इंतजार कर रही थीं, और आपने उन्हें बस वही दिया जो वे चाहते थे। अगली बड़ी बात थी जगह। मैंने एक छोटा सा बदलाव, मेरी कंपनी ने जुपिटर रिग को स्थानांतरित कराने का फैसला किया। अब ऊपरी तौर पर यह सामान्य लगाता है ना? ऑफिस में बस एक और दिन, लेकिन हमारे लिए इसका का मतलब था पानी के नीचे ज्यादा समय बिताना और भी बहुत कुछ। हमें बहुत अधिक ओवरटाइम काम कराना पड़ता था, जिसका का मतलब था लंबी शिफ्ट, कम नींद और बहुत अधिक तनाव। मैं और मेरा साथी जून, हम दोनों ही उस दबावयुक्त आवास में, जिसे वे घंटी कहते हैं, कई दिनों तक रह रहे थे। यह एक दिलचस्प जीवन था, एक धातु के डिब्बे में, सतह से सैकड़ों फीट नीचे, सिर्फ एक और व्यक्ति के साथ। हमारी अपनी दिनचर्या थीं, हमारे अपने मजाक थे, अकेलेपन से निपटाने के हमारे अपने तरीके थे। यह हमारी अपनी छोटी सी दुनिया थी, सिर्फ हम दोनों और हमारे व्यू पोर्ट के बाहर अंतहीन काला सागर। हम एक दूसरे का साथ देते थे, या ऐसा मैंने सोचा था। मैं अपनी वास्तविकता हूं, अपनी आंतरिक दुनिया, और मैं महसूस कर सकती थी कि हर गुजराते दिन के साथ मेरी दुनिया छोटी होती जा रही है। यह एहसास ही कुंजी है, और यह एहसास दमानाकारी अकेलेपन का था, जो के साथ भाई ओवरटाइम हम दोनों पर भारी पड़ रहा था। काम तो मुश्किल था ही, लेकिन लंबे घंटे लगातार दोहराव यह हमारे दिमाग को कुताराने लगा था। हम थके हुए थे, चिदे थे। यह एक तरह की गहरी थकान है जिसे कोई भी नींद ठीक नहीं कर सकती। आप अपनी चेतना तक थक चुके होते हैं, लेकिन कुछ और भी था। हमारे बीच के माहौल में एक हल्का सा बदलाव, जो दूर होता जा रहा था, खामोश। वह घंटन व्यूपोर्ट से बाहर दिखाता रहा था बिना कुछ बोले। मैं उससे पूछती कि क्या हुआ है, और वह बस अपना सिर हिला देता, थोड़ा जल्दी से। आप उससे निकल आते दर को महसूस कर सकते थे, एक ठंडी खामोश चीज जो घंटी को और भी ठंडा कर देती थी। यही सब कुछ बदल देता है। एक रात जो आखिरकार टूट गया। उसने घबरे हुए भाव से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बड़ी और बिना पलकें झपकाए वे देख रहे हैं। उसने फुसाया। मैंने उस शांत कराने की कोशिश की, उसे समझाने की कि यह सिर्फ हीलियम बोल रहा है, दबाव उसकी कल्पना पर खेल रहा है, लेकिन वह बस यही दोहराता रहा। वे देख रहे हैं, मैंने उन्हें देखा है। उसने ऐसी बातें बताई जो मैं समझ नहीं पाई। ऐसे जीव जो किसी स्टिंगरे के भयानक रूप जैसे दिखाते थे, लेकिन पताली मकड़ी जैसी भुजाओं और लंबे लहराते बालों के साथ जो समुद्री शैवाल की तरह धारा में हिलाते थे।
उषा ने कहा कि वे व्यूपोर्ट पर थपथपाते थे। उनके चेहरे शीशे से साते होते थे। वह पूरी तरह से दहशत में था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। जैसे जैसे उसकी दुनिया टूट रही थी, मेरी आंतरिक दुनिया भी बिखर रही थी। आप अपनी हर बात पर सवाल उठाने लगाते हैं। क्या यह एक साझा भ्रम है? क्या दबाव आखिरकार हम पर हावी हो रहा है? आप तर्क को ढाल की तरह इस्तेमाल कराने की कोशिश कराते हैं, लेकिन शुद्ध आतंक की भावना एक ऐसी सक्रिय शक्ति है जो सारी समझ को चकनाचूर कर देती है। चोट का व्यवहार और भी अस्थिर हो गया। वह काम कराने से इनकार कर देता, घंटी के अंदर छिपाकर आता, उन जीवों के बारे में बुदबुदाता रहता। वह एक अच्छा गोताखोर था, एक मजबूत आदमी था, लेकिन ईसा ने उसे तोड़ दिया था। एक सुबह वह इतना बीमार, इतना परेशान था कि हमें कॉल कराना पड़ा। सतह पर मौजूद क्रू के पास उसके लिए लंबी धीमी डिकम्प्रेशन प्रक्रिया शुरू कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने उसे सुरक्षित रखने के लिए फ्यूज ठीक होने देने के लिए एकांत कक्ष में रखा। मेरे अंदर का एक छोटा उदास हिस्सा अकेले होने से राहत महसूस कर रहा था, लेकिन एक और हिस्सा, एक बहुत बड़ा, ज्यादा तार्किक हिस्सा डरा हुआ था। अब गहराई में जाओ। मैं हफ्तों में पहली बार अकेला था, सचमुच अकेला। अकेले काम कराने का चुनाव कोई विकल्प नहीं था, यह एक जरूरत थी। घांटी में सन्नाटा काना फोड़ू था। पातवार की हर चरमराहट, समुद्री धारा की हर फूसफूसाहट और भी गहरी लग रही थी। मैंने अपने काम पर, अंतहीन व्यवस्थित काम पर ध्यान केंद्रित कराने की कोशिश की, लेकिन मैं जो के शब्दों को भूल नहीं पाया। वे देख रहे हैं। यह वाक्यांश मेरे मन में गूंज रहा था, एक अंधेरी जहरीली चीज। यह एहसास ही कुंजी है, और मेरा मानना था कि वह पागल नहीं था, वह गलत नहीं था, क्योंकि आधी रात में सिर्फ सिस्टम की बिनाहट के साथ मैंने यूज देखा। एक आकृति मेरी रोशनी के किनारे पर, एक क्षणाभंगुर हलचल, एक परछाई जो परछाई नहीं थी। यह एक पुष्टि थी, एक भयानक सच्चाई जो मेरा इंतजार कर रही थी। और मैं जानता था उस पल कि मेरे पास एक विकल्प है, आतंक के आगे झुक जाना या उसका सामना कराना। तो अब तुम अकेले हो। सन्नाटा एक कुचलाने वाला बोझ है, और हर छोटी सी आवाज आपकी समझ पर हमला लगाती है। मेरी चेतना सन्नाटे में, घंटी की आवाज में इतनी खोई हुई थी कि मैं लगभग उसे देख ही नहीं पाया। मैं घंटी से कुछ 100 फीट की दूरी पर पतवार पर काम कर रहा था। तभी मेरी रोशनी के घेरे में एक साया हिलाता हुआ दिखा। वह मछली नहीं थी, उन जानबूझकर तरल हरकतों के साथ भी नहीं। मैं स्तब्ध रह गया। मेरा दिल मेरी पसालियों पर एक उन्मत्त ढोल की तरह धड़क रहा था। मैंने धीरे से अपना सिर घुमाया, और वे वहां थे। जॉन ने जिन जीवों का वर्णन किया था, वे मेरे ठीक सामने थे। वे स्टिंगरे जैसे दिख रहे थे, लेकिन लंबी, असंभव रूप से पतली भुजाओं के साथ, जो नाजुक लगभग इंसानों जैसे हाथों में समाप्त होती थीं। उनके सिर गोल बिना आकार के थे, लंबे रेशेदार बाल थे जो जेलीफिश के तनों की तरह धारा में बह रहे थे। वे मुझे देख रहे थे, बस देख रहे थे। भावना ही कुंजी है, और मेरी भावना एक घोर भयावह भय की थी। यह कोई भ्रम नहीं था, यह वास्तविक था। वे एक भयानक शान से घूम रहे थे, शार्क की तरह मेरे चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। मेरे डर की सक्रिय शक्ति ने ही उन्हें न पानी और खींचा होगा। वे अभी तक शत्रुतापूर्ण नहीं लग रहे थे। उनकी हरकतें ज्यादा उत्सुक और खोजी थीं। वे करीब आ रहे थे। उनके अजीब बेजान चेहरे मेरे हेलामेट के व्यूपोर्ट से बस कुछ इंच की दूरी पर थे। उनमें से एक ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया, जिसका की उंगलियां शीशे पर चल रही थीं। मैं कंपन महसूस कर सकता था, एक हल्की लयबद्ध थपाथपाहट जो मुझे पता था कि मेरी कल्पना नहीं थी। वह थपाथपाहट एक सीधा संवाद थी, एक ऐसी अवस्था जो भयावह भी थी और मंत्रमुग्ध भी। मैं भागना चाहता था, चीखना चाहता था,
कुछ भी कराना चाहता था, लेकिन वहीं पड़ा रहना चाहता था, स्तब्ध, उनकी अजीब जिज्ञासा का एक नमूना। मेरी आंतरिक दुनिया बिखर रही थी और फिर हालात और बिगड़ गए। परछाइयां बदल गईं और अंधेरे से एक नया आकार उभर आया। वह विशालकाय था, मांस और तंतुओं का एक जीवंत पहाड़। वह एक विशाल स्क्विड जैसा जीव था, लेकिन कहीं ज्यादा भयावह। उसका शरीर गहरे लाल और बैंगनी रंगों का एक धधकता हुआ पिंड था, और उसकी आंख, हे भगवान, उसकी आंख खाने की थाली जितानी बड़ी थी। एक थंदी काली खई जो सीधे मुझे घूर रही थी। उसके तंतु पेड़ के तनों जिताने मोते थे, और वे एक धीमी सोची समझी लय के साथ लहरा रहे थे। छोटे स्टिंगारे जैसे जीवों को एक तरफ धकेल रहे थे। यह मालिक था, नेता था, और उसकी उपस्थिति सिर्फ भौतिक नहीं थी, यह एक मानसिक हमला था, मेरी चेतना पर एक भारी बोझ। मेरा अंदाजा था कि ये छोटे जीव खतरा हैं। मैं गलत था, वे तो बस स्कॉट थे। अब और गहरी में जाओ। इतनी विशाल और प्राचीन चीज के सामने इतने तुच्छ होने का, एक असहाय कीट होने का एहसास, एक ऐसा अनुभव है जो आपा को हमेशा के लिए बदल देता है। वह जीव तेज नहीं चल रहा था, लेकिन उसका विशाल आकार इतना था कि उसने बेहद कम समय में दूरी तय कर ली। मैं पानी के विस्थापन को, उस धीमी गदागदाहट भरी गुनागुनाहट को महसूस कर सकता था जिसने मेरी हड्डियों को झकझोर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि इस नौकारी, इस जीवन के मेरे चुनाव ने ही मुझे यहां तक पहुंचाया था। यह मेरा चुनाव था और गहरी में जाने का मेरा फैसला, जिसने मुझे इस भयावहता का सामना कराया था। मैं चीखाना चाहता था, लेकिन मेरे फेफड़ों की हवा दर के मारे जमी हुई थी। वह विशाल आंख बस मुझे घूर रही थी। उसकी गहरी में एक शांत ठंडी बुद्धि, वह मुझे देख रही थी, मुझे सीख रही थी, और मैं जानता था कि उसने सिर्फ एक गोताखोर को नहीं देखा था, उसने मुझे देखा था। किसी तरह मैं उस लकवे से आजाद होने में कामयाब रहा। मैं नियंत्रणों से जूझ रहा था। भागने का ख्याल ही लगभग नामुमकिन सा सपना था। मैं पतवार से उतारा और खुद को घंटी की सुरक्षा की और वापस धकेला। उन जीवों ने मेरा पीछा नहीं किया, वे बस देखाते रहे। विशाल स्क्विड जैसी चीज ने बस अपना सिर झुकाया। उसकी विशाल आंख मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। वह अंधेरे में एक खामोश, बिना पलक झपके पहरेदार की तरह था। मैं घंटी में घुस गया और हैच को पीछे से जोर से बांध कर दिया। मैंने उसे लुक नहीं किया, मैं बस उस पर टिक गया, हाँफ रहा था। मेरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। मैं अभी सुरक्षित था, लेकिन मुझे एक डरावने यकीन के साथ पता था कि वे गए नहीं थे। वे अभी भी वहां थे, अभेदी अंधेरे में, अभी भी देख रहे थे। और मेरी आंतरिक दुनिया, जिसे मैंने इतनी सावधानी से गढ़ा था, गायब हो गई थी। एक बार जब मैं सतह पर आ गया तो दुष्वापन खत्म नहीं हुआ था। यह तो बस शुरुआत थी। मैंने मेडिकल टीम को सब कुछ बता दिया। मेरी चेतना चीख रही थी कि कोई भी मुझ पर विश्वास करे। मैंने स्टिंगारे जैसे जीवों, विशाल स्क्विड और देखे जाने के एहसास का जिक्र किया, लेकिन उन्होंने मुझे बस दया भरी नजारों से देखा। उनका अंदाजा साफ था, मैं नेत्रोजान नार्कोसिस या किसी गहरे समुद्र के मनोविकार से पीड़ित था। उन्हें लगा कि मैं पागल हूं। उन्होंने इसे एक भ्रम, ओवर टाइम और अकेलेपन के तनाव की प्रतिक्रिया मान लिया। उन्होंने मुझे चुप रखने की कोशिश की, मुझे किसी और से बात कराने से रोका। मेरी अपनी कंपनी, जिन लोगों ने मुझे वहां रखा था, उन्होंने मेरे साथ एक बोझ की तरह व्यवहार किया, एक ढीला सिरा जिसे उन्हें बांधना था। खारिज किए जाने, चुप करे जाने का एहसास लगभग उतना ही भयानक था जितना मैंने देखा था। मेडिकल टीम का संदेह तो बस शुरुआत थी। कुछ ही घंटों में सूद पहाने लोग आ गए। कंपनी के लोग नहीं, बल्कि सरकारी लोग। वे शांत पेशेवर थे और उनकी आंखें ठंडी थीं। उन्होंने मुझा से एक शांत, निर्जन कमरे में मेरे अनुभव, हर एक विवरण को बताने के लिए कहा।
मैंने उन्हें फिर से सब कुछ बताया, लेकिन इस बार उन्होंने ध्यान से सुना। उन्होंने बीच में टोका नहीं, कोई सवाल नहीं किया। वे बस नोट्स ले रहे थे। उस कमरे का सन्नाटा समुद्र की सभा से गहरी गहरी से भी ज्यादा डरावना था। मेरी आंतरिक दुनिया सामान्य थी। हर छोटी बड़ी बात को अलग अलग करा के विश्लेषण किया जा रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो देखा था वह एक राजकीय राशि था, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। उन्होंने मुझे एक अनुबंध दिया, एक गोपनीयता समझौता। उनकी कार्यकारी शक्ति निरंकुश थी। मुझे चुप रहने का आदेश दिया गया था। जो मैंने देखा था उसके बारे में कभी न बोलाने का। मेरा जीवन, मेरी आजादी इसी पर निर्भर थी। सच तो यह है कि मेरी चुप्पी ही उन्होंने मुझे जिंदा रहने का विकल्प दिया था। सरकार को यकीन नहीं था कि मैं पागल हूं। वे जानते थे कि मैंने क्या देखा था। वे हमेशा से जानते थे, बस वे जनता को यह नहीं बता सकते थे। लेकिन आप सच्चाई को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। कंपनी को काम पूरा कराने के लिए 6 लोगों की एक नई टीम को गहरे समुद्र में भेजा गया। मेरा दिल बैठ गया था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं घर वापस जाने वाली उड़ान में था और रिक को क्षितिज में गायब होते देख रहा था। कुछ हफ्ते बाद खबर आए, सभी 6 लोग गायब हो गए थे। उनकी घंटी खाली मिली, उसका हैच खुला था। केवल एक आदमी बच गया। वह किसी तरह आपातकालीन पनादब्बी से सतह पर पहुंच गया था, लेकिन उसकी आवाज लगभग स्पष्ट नहीं थी। अब जरा गहरी में जाए। मैंने उस बचे हुए व्यक्ति को अस्पताल में देखा। वह टूटा हुआ था। वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में वही खौफ था जो मुझे महसूस हुआ था। वह एक जिंदा भूत था। उस पर भी सरकारी प्रतिबंध लगा हुआ था। वह बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी कहानी मेरी जैसी ही थी। वो जीव, वो विशाल स्क्विड, वह भी एक ऐसा इंसान था जिसे पागल होने का एहसास कराया गया था। ह्यूज दवाइयां दी गई, निगरानी की गई और उसे प्रभावी ढंग से चुप करा दिया गया। उन्होंने खतरे को तो काबू कर लिया, लेकिन सच्चाई को नहीं। यह मेरे अपने अनुभवों की एक भयानक पुष्टि थी। यही एहसास कुंजी है, और यह एहसास पूरी तरह से बेबसी का था। मुझे पता था कि वे बस मेरी गलती का इंतजार कर रहे थे, कुछ कहने का, अपनी कहानी सुनाने का। अब मेरी जिंदगी अलग है। मैं दर में जीता हूं, हमेशा पीछे मुदा कर देखता रहता हूं। मुझे पता है कि सरकार मुझे देख रही है। मेरे कॉल, मेरे ईमेल, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही है। वे मेरी चुप्पी तोड़ाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। लोगों को इस बात से आगाह कराना मेरा फर्ज है कि बाहर क्या है। समुद्र सिर्फ पानी का एक पिंड नहीं है। क्या है कैसी दुनिया है जिसा के अपने ही डरावने निवासी हैं। जो चीजें मैंने देखी वे मौजूद हैं और वे इंतजार कर रहे हैं। मुझे लोगों को बताना ही होगा, चाहे ईसा के लिए मुझे अपना सब कुछ गंवाना पड़े। वे क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी कल्पना मुझे हर रात सताती है। मैं एक ऐसी भयावहता का साक्षी हूं जो अभी भी जिंदा है, और मेरे पास बस बुलाने का ही विकल्प है। यही मेरा सच है।